होस्ट रश्मि। आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है उसकी, और ये एक ऐसा फ्रूट प्लांट है जिसे हम बहुत आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं। और उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई सीड बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत है। हम उसे डायरेक्ट फ्रूट से ही उगा सकते हैं, उसके सीड से उगा सकते हैं। तो आज जो हम जिस फ्रूट की बात कर रहे हैं उसका नाम है मकोए। उसे रस्पबेरी के नाम से भी जानते हैं और लोकल आम बोलचाल की भाषा में उसे रसभरी के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग पूरे समर रसभरी को उगा सकते हैं और ये एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही इजी है इसे उगाना। और 2 साल पहले मैंने इसे उगाया था और करीब मुझे 2-3 प्लांट ही मैंने जस्ट देखने के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने उसे लगाया था, लेकिन यकीन माने बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई थी। और घर में उगाए हुए इस तरह के फ्रूट की बात ही कुछ और होती है, खाने में भी बहुत बढ़िया थे। तो इस बार भी मैंने उगाया है और आपको रसभरी ऐसे जनरल मार्केट, लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। आप इसे जो फ्रूट का स्पेशली फ्रूट मार्केट होते हैं उनमें जाएंगे तो आपको ये ज़रूर मिल जाएंगे। और इसे लाके आप डायरेक्ट ही, जैसे हम टमाटर ग्रो करते हैं डायरेक्ट फ्रूट से सीड निकाल करके, वैसे भी ग्रो कर सकते हैं। और इसके सीड को अगर मान लें कि आपको ऐसे सीजन में वो मिला है जिसमें आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, जैसे बहुत विंटर का जो टाइम होता है, फरवरी का टाइम, उसमें भी कहीं कहीं बाहर से आते हैं ये। अगर आपको मिल जाता है तो उसके सीड आप सुखा के रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है। हालांकि मैंने जो प्लांट लगाए हैं वो डायरेक्ट फ्रूट से ही लगाए हैं, तो पूरे समर ये फ्रूट मिलता है मार्केट में। तो अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो आप इसे ज़रूर ग्रो करें। सबसे ख़ास बात है कि इसे आप 12 इंच के गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर ज़मीन है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं पहले आपको उसके सीड दिखा देना चाहती हूँ जो मैंने सुखा के रखे हुए थे। किस तरह के इसके सीड दिखते हैं, देखें, बहुत ही छोटे होते हैं। ये देखें, इस तरह से सुखा के मैंने इन सीड्स को रखा हुआ है। बहुत छोटे हैं लेकिन इसकी जर्मिनेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप 10-12 भी सीड लगा देते हैं तो तकरीबन सारे के सारे जर्मिनेट हो जाते हैं। सीड को जर्मिनेट करने के लिए ये कोकोपीट बहुत अच्छे होते हैं, तो इसे हाफ रेशियो में मिट्टी में मिला लें। जो भी मिट्टी आपके पास अवेलेबल है, ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। इनमें शुरुआत में बीज को जर्मिनेट करने के लिए आपको कोई ख़ास खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये मिट्टी और कोकोपीट के कॉम्बिनेशन से ही ये जर्मिनेट हो जाते हैं। इनका जर्मिनेशन रेट इतना बढ़िया है। तो हम पहले इस तरह से मिट्टी को, मेरी मिट्टी थोड़ी गीली है लेकिन मैं इसी में हाफ पोर्शन, जितनी हमने मिट्टी ली है उतना हम कोकोपीट लेंगे और इसे मिला लेना है। ये हमारी मिट्टी बहुत हल्की बन के तैयार हो जाती है। इस तरह की मिट्टी जब हम बनाते हैं तो इसमें छोटे से छोटा सीड भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है। जब भी आप, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके सीड ही लगाएं, मकोई के सीड ही लगाएं। आप कोई भी सीड अगर लगाते हैं वो बहुत छोटे हैं तो आप इस तरह से मिट्टी तैयार करके लगाएंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। देखिए, अब हम इसमें इसे भर लेते हैं। एक साथ बहुत सारे सीड लगाएं इकट्ठे, ताकि कोई प्लांट अगर ख़राब भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इतनी मिट्टी मैंने एक्स्ट्रा रखी है ताकि मैं इसके ऊपर से इसे डाल सकूं। देखें, अब सीड को एक इकट्ठे नहीं डालना है, इसे थोड़ा दूर दूर इस तरह से ऐसे स्प्रेड कर दें। इकट्ठे अगर सीड डल जाते हैं तो उन्हें अलग करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कोई बात नहीं, अगर बिगिनर हैं तो हो सकता है कि रूट डिस्टर्ब हो जाए इसकी। और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमें ये ध्यान रखना है ट्रांसप्लांट करते समय कि उसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। अदरवाइज़ अभी मई का
मिड चल रहा है और इस मंथ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट होते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद हम एक पतली सी लेयर, चूँकि हमारा सीड बहुत छोटा है तो हम एक पतली सी लेयर इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। और आपने देखा कि मेरी ये मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, तो इसलिए मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी। आपकी मिट्टी अगर सूखी है तो आप अच्छे से वाटरिंग कर दें, बस हल्के से इसको टैप करते हुए। इसको रखना किस जगह पे है, तो इसको आप पार्शियल शेड में रखें, क्योंकि अगर आपके बीज अंकुरित होंगे और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो डायरेक्ट सन में जैसे ही अंकुरन होगा वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए अभी सेमी शेड में रखने से इसे धूप भी मिलेगी, शेड भी मिलेगा, और जो प्लांट इसमें से निकलेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे और सॉफ्ट होते हैं, वो मरेंगे नहीं और आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। मैंने इसी तरह से जो सीड लगाए थे 1 महीने पहले मैंने इसे लगाया था, और ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं लगा सकते। मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि आप जुलाई तक इसे लगा सकते हैं। तो 1 महीने का रिज़ल्ट देखें कितना बढ़िया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सैपलिंग मेरे तैयार हो गए हैं, और आप पौधों की ग्रोथ देखें ये कितने हेल्दी हैं और किस तरह से ये ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया मेरा प्लांट बन के तैयार है। मैंने और भी कुछ जगहों पे इसे लगाया है, और इनफैक्ट मैंने बैचेस में इसे तैयार किए हैं। जैसे 10 दिन के अंतराल पे मैंने लगाया है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये प्लांट मेरे थोड़े बड़े हैं। ये कुछ प्लांट मैंने बाद में लगाए थे, वो थोड़े छोटे हैं। और यहाँ भी मैंने एक प्लांट लगाया था, मैं उससे पहले लगाया था मैंने ये, जस्ट देखने के लिए कि इस मौसम में ये किस तरह से ग्रो करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 इंच का ग्रो बैग है। मिनिमम 12 इंच और मैक्सिमम आप बड़े प्लांटर में भी इसे लगा सकते हैं। अब इस 12 इंच के पॉट में मैं 2 प्लांट में ट्रांसप्लांट करूँगी, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ भी 2-2 प्लांट करके इसे ट्रांसप्लांट किया है। अगर आपके पास बड़ा कंटेनर है, जैसे मान लें 15 इंच 18 इंच, तो आप 4 प्लांट उसमें डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। मिट्टी कैसी हमें रखनी है, तो जैसे कि ये मेरे गार्डन की सॉइल है, इसमें मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट और थोड़ी सी इसमें काउडंग कंपोस्ट मिली हुई है। यहाँ पे थोड़ी सी नीम खली है, और ये थोड़ा सा राख है। ये राख लेने का मकसद ये है कि मिट्टी में जो भी कीटाणु बैक्टीरिया, अभी हमें पोटास की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने राख का यूज़ किया है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये नीम खली और ये राख मिल करके हमें फंगस से बचाता है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं। रसभरी के प्लांट वुडी नहीं दिखेंगे आपको, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसकी टहनियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें कीड़े मकोड़ों का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ये राख का इस्तेमाल किया है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मेरा प्लांट इस तरह से इतना सुंदर ढंग से ग्रो कर रहा है। तो चूँकि मेरी ये मिट्टी इसमें भरी हुई है, इसलिए मैं इसमें ये जितनी मात्रा मैंने आपको दिखाई ये डाल दूँगी। मैंने जो आपको मात्रा बताई है वो अंदाजे से बताई है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक सावधानी ज़रूर बरतें कि राख का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करें, इससे हमारे मिट्टी का pH बदल जाता है। मैं इसे इसी तरह हाथ से मिक्स कर दूँगी। ठीक है, मेरे इस प्लांटर में तकरीबन 4 प्लांट लगे हुए हैं। मेरा प्लांटर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं इस स्टेज में, अगर आप गर्मी में भी इतने बड़े प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी मौसम में ये ग्रो करते हैं। तो मैं इसमें से 2 प्लांट निकाल करके इसमें ट्रांसप्लांट कर दूंगी, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हमें इसकी केयर करनी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं साथ साथ ही बताती जाऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से हमें इसकी केयर करनी है पूरे गर्मी। चूँकि ये सन लविंग प्लांट है, इसलिए आपको इसे धूप में ही रखना है, लेकिन आप ये श्योर करें कि धूप में इसमें बहुत सारे पेड़ पौधों के बीच में रखें। अगर आप अकेला इसे धूप में रख देते हैं छत की किसी कॉर्नर में, तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये हार्डवुड प्लांट नहीं है। हार्डवुड प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवुड प्लांट होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। इस बात का ध्यान रखें।
बिना रूट को डिस्टर्ब किए हुए बहुत आराम से इसे निकालना है। यहाँ देखें, मैंने 2 प्लांट इकट्ठे निकाले हैं लगाने के लिए, और दोनों ये साथ साथ बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे चिंता नहीं रहेगी कि अगर एक प्लांट मेरा ख़राब भी हो जाता है तो एटलीस्ट एक प्लांट चलता रहेगा। इसे ट्रांसप्लांट करना बहुत आसान है। आपने देखा होगा मैंने इसकी रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है, और हम बस इसे लगा देंगे इसमें। बस ये हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम कुछ दिन 4-5 दिनों के लिए बिल्कुल शेड में रखेंगे। जैसे आप इस तरह मेरा बहुत सारा प्लांट देख रहे हैं, इनके बीच ही कहीं मैं इसे रख दूंगी जहाँ पे पूरी धूप भी इसे मिले और ये आराम से चल सके। अब हम जानेंगे कि मैंने पहले ही आपको बोला कि इसमें पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है शुरुआत के दिनों में। जब तक ये प्लांट छोटा रहता है तो आप इसे बिल्कुल इसका ध्यान रखें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिलीबग का अटैक होता है इनके पत्तों में। जहाँ भी आप देखें, आप हाथ से ही उसे हटाने की कोशिश करें। इसके बाद इसके लिए आप 15-15 दिन पे शुरुआत से ही ये ना देखें कि कीड़ों का अटैक हो रहा है कि नहीं। आप 15-15 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे या जो भी आपके होममेड पेस्टिसाइड हैं उनका स्प्रे आप लगातार करते रहें। और जैसे कि हमने इतनी अच्छी मिट्टी बनाई तो इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कभी कभी 1 महीने में इसको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो घर में मेरे चैनल पे बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बताए हुए हैं, उनमें से किसी एक का भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ओवर फर्टिलाइजर से नहीं पसंद है। अब हम जानेंगे कि इसमें वाटरिंग कैसे करनी है। तो इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत पसंद है। आप इसकी मिट्टी को कभी सूखने ना दें। अगर एक बार इसकी मिट्टी, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक बार अगर मिट्टी सूख जाती है और आपका प्लांट इस तरह इसके पत्ते लटक जाते हैं नीचे की तरफ, तो फिर रिवाइव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे। और इसमें 2 तरह की वैरायटी आती है। एक देसी वैरायटी होती है जो आपको खेतों के मेड़ पे या इधर उधर कहीं कहीं दिख जाते हैं। उसके फ्रूट छोटे होते हैं, लेकिन वो भी खाने में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो ये मैंने जो लगाया है ये हाइब्रिड है, इसके फ्रूट बड़े होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इसे उगाना बहुत ही आसान है। हमें लगता है कि हम इसे घर पे नहीं उगा सकते, लेकिन बहुत ईजी है। और मैं इसका टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। जब हार्वेस्टिंग करूँगी इसकी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी इसी तरह से रसभरी को बहुत आसान तरीक़ों से अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर,